नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सेशन में हम देखेंगे नर्सिंग के बेसिक्स से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस जो कि DSSB में अक्सर पूछे जाते हैं, रिपीटेडली पूछे जाते हैं। नॉर्थ सेट में तो बहुत ही कम पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन DSSB जो है वो लगभग पूछता ही पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, रीड कर चुके हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ एन एटम। एटम का इनमें से कॉम्पोनेंट कौन सा नहीं है। अब आपको पता होना चाहिए एटम क्या है। एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी भाई, किसी भी मैटर की, किसी भी मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली सबसे छोटी यूनिट है मैटर की। पहली चीज, एटम के कंपोनेंट्स कैसे कैसे होते हैं। एक इसके अंदर न्यूक्लियस है और एक क्या भाई इसका ऑर्बिट है बाहर में, ठीक है ना, जिसके घेरे कई हो सकते हैं जैसे। तो न्यूक्लियस जो है वो कहाँ पर है भाई, सेंटर में है। बाहर में आउटर साइड में क्या है भाई, ऑर्बिट है। न्यूक्लियस के अंदर दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन एक का मतलब एक एक नहीं होते, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। ऑर्बिट के अंदर जो है क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दो तीन चीजें और देख लेते हैं। प्रोटॉन्स जो हैं, प्रोटॉन्स होते हैं क्या, पॉजिटिवली चार्ज। न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब जीरो चार्ज या न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं भाई, निगेटिवली चार्ज होते हैं। ये और इंपॉर्टेंट चीजें, ये एग्जाम्स के अंदर आती हैं। हमारे द्वारा बोला गया एक एक शब्द, एक एक टर्म एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही रीजन है कि हमारे सेशंस बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चीज़ें आपने समझ ली हैं। जो नॉन साइंस स्टूडेंट्स और साइंस के भी स्टूडेंट्स जिन्हें टाइम हो गया, दिमाग से निकल गई ये चीज़ें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और DSSB इस क्वेश्चन को तो बहुत बार पूछ चुका है भाई। DSSB सेम इसी क्वेश्चन को बहुत बार पूछ चुका है नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पर बोल रहा है कि भी फॉलोइंग नोट ए कंपोनेंट ऑफ एन एटम। प्रोटॉन होता है क्या, जी होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूट्रॉन जी होता है, जीरो चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन जी निगेटिवली चार्ज होता है, ऑर्बिट में घूम रहा होता है। आयन जो है वो एटम का कंपोनेंट नहीं है। किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है तो आयन बनता है, इसलिए ये नहीं है। आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ कार्बन। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं भाई, आइसोटोप्स का आपको पता होना चाहिए। मीनिंग क्या होता है आइसोटोप्स का, देखो सिंपल मीनिंग से याद करेंगे। कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन बहुत सारी दे रखी हैं अपनी किताबों में, गूगल पर। आइसोटोप का मतलब ये होता है प्रोटॉन्स का नंबर सेम है, प्रोटॉन्स का नंबर सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या हो गया भाई, न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या हो गया भाई, डिफरेंट हो गया। अब क्या कोई दूसरे अलग अलग एलिमेंट्स में क्या, जी नहीं, सेम ही एटम की बात, सेम ही एलिमेंट की बात हो रही है। तो प्रोटॉन्स का नंबर सेम है लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर के, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, एटमिक मास बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, एटमिक मास, एटम का वजन। अकेले प्रोटॉन को क्या बोलते हैं भाई, एटमिक नंबर। अकेले प्रोटॉन के नंबर को एटमिक नंबर। ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एटमिक नंबर, और ये क्या हो गया अभी, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन से कहलाता है। अकेले न्यूट्रॉन को कुछ नहीं बोला जाता, अलग अलग से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर के हम एटमिक मास बोलते हैं। ये दो तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, एक तो डेफिनेशन हो गई कि न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट है, जी डेफिनेशन हो गई। एक ये हो गया प्रोटॉन्स की नंबर तो सेम है लेकिन एटमिक मास है वो भी डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट हो गया, इसलिए एटमिक नंबर भी, एटमिक मास भी जो है वो डिफरेंट हो गया। अब क्या होता है, कार्बन के आइसोटोप्स की बात चल रही है। कार्बन जो है नॉर्मली क्या होता है, C12 होता है। C12 का मतलब क्या है, इसमें प्रोटॉन्स का नंबर है, कुछ न्यूट्रॉन्स का नंबर है। प्रोटॉन का नंबर यानी 6 नंबर पे आता है, तो प्रोटॉन का नंबर हमेशा सेम रहेगा। प्रोटॉन का नंबर हमेशा 6 पे रहेगा, 6 ही है इसके अंदर, एटमिक नंबर इसका 6 है। लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या होगा, एटमिक मास माइनस प्रोटॉन, ठीक है ना। एटमिक मास में से अगर प्रोटॉन का नंबर निकालते हैं तो न्यूट्रॉन्स का नंबर आ जाएगा, तो 6 ही है जी। ये देखिएगा, एक ये नॉर्मल है, नॉर्मल जो कार्बन होता है वो यही होता है भाई। C13
कार्बन आइसोटोप है। इसका मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का नंबर कैसे हो जाएगा, प्रोटॉन का तो सेम नंबर रहेगा, न्यूट्रॉन का नंबर 1 बढ़ गया भाई, 6 7 13 हो गए ना, तो 7 न्यूट्रॉन्स हो गए। इसका मतलब प्रोटॉन्स का नंबर सेम है लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो क्या है भाई, डिफरेंट है। एक कार्बन आइसोटोप और देखिए, ये प्रोटॉन का नंबर, न्यूट्रॉन का नंबर, और सबसे ज़्यादा ये भी कार्बन 14 जो है, प्रोटॉन का नंबर सेम यही रहेगा, न्यूट्रॉन का नंबर क्या हो गया भाई, 8 हो गया। इसका मतलब ये कार्बन के आइसोटोप्स हैं। तो कार्बन के आइसोटोप्स में भाई अब ये भी कार्बन के आइसोटोप में ही शामिल हो गया एक तरीके से, क्या नाम है, कार्बन 12 जो है, ठीक है। हालांकि जो नॉर्मल जो कार्बन है, कार्बन की फॉर्म है, आइसोटोप्स ना, ये तो नॉर्मल नेचर के अंदर पाया जाता है। आपसे कोई पूछ ले भी सबसे ज़्यादा कार्बन आइसोटोप्स जो है कौन सा है, कार्बन 14, और इसी के बेसिस पर हम जो देखते हैं भाई इवैक्यूएशन में, खुदाई में, इतने समय पुराने 5000 साल पहले की ये चीज़ निकली जी, वो किससे पता लगाया जाता है, कार्बन आइसोटोप 14 से ही पता लगाया जाता है, ठीक है ना। ये रेडियो एक्टिव कार्बन आइसोटोप है। दूसरी चीज ये कैसे पता लगा भाई, रेडियो एक्टिव कार्बन आइसोटोप होता है। तो आइसोटोप ऑफ कार्बन कौन सा नहीं है, C11 नहीं है, C12 है, C13 है, C14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, द मोस्ट अबंडेंट कैटायन विद इन द सेल इज। अब देखिए क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट बनते चले जाएंगे। सबसे पहले पता होना चाहिए कैटायन क्या होते हैं। कैटायन क्या है भाई, कैटायन क्या हो गया भाई, एक तरीके का आयन हो गया, लगा हुआ है इसके अंदर। आयन्स जो है दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव आयन होता है, एक निगेटिव आयन होता है। पॉजिटिव आयन्स को हम क्या बोलते हैं, कैटायन। निगेटिव आयन्स को क्या बोलते हैं, एनायन। याद कैसे रखेंगे, यहां पर देखिए कैटायन के अंदर जो टी है, देखो किसकी तरह से नजर आता है, प्लस की तरह से नजर आता है। इसका मतलब क्या है, ये कैटायन जो है वो पॉजिटिव होते हैं, एनायन्स का मतलब क्या है जी, निगेटिव होते हैं। ऐसे ही याद रखनी है आपको चीजें जो है। अब बात की इसने मोस्ट अबंडेंट कैटायन, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज आयन जो हैं वो सेल के अंदर, सेल के अंदर की बात कर रहे हैं। तो भाई आयन्स जो है सेल के अंदर होते हैं, आईसीएफ में भी होते हैं, ईसीएफ में भी होते हैं, और जितने भी आयन हम जो पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ते हैं, वो सेल के अंदर भी है, बाहर भी है, बस कम ज़्यादा का फर्क है। मोस्ट अबंडेंट कैटायन विद इन द सेल, विद इन द सेल का मतलब आईसीएफ के अंदर, आईसीएफ के अंदर सबसे ज्यादा कैटायन, ये आप देखोगे DSSB भी पूछता है, हर एग्जाम पूछता है इस क्वेश्चन को। तो आईसीएफ जो है, आईसीएफ के अंदर जो सबसे ज्यादा कैटायन कौन सा भी, पोटेशियम है। कौन सा भी, पोटेशियम है। ईसीएफ के अंदर सबसे ज्यादा कैटायन कौन सा है जी, सोडियम है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेल के अंदर कैटायन सबसे ज्यादा कौन सा, पोटेशियम। सेल के बाहर में सबसे ज्यादा कौन सा भाई, सोडियम। तो क्या इसका मतलब ये है क्या, ये सेल जो है यहाँ पर हमने क्या बताया, पोटेशियम जो है सबसे ज़्यादा होता है इसके अंदर, बाहर में क्या होता है, सोडियम सबसे ज़्यादा होता है। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि अंदर सोडियम नहीं होता, जी होता है लेकिन पोटेशियम से कम होता है। क्या सेल के बाहर यानी ईसीएम में पोटेशियम नहीं होता क्या, जी होता है लेकिन सोडियम से कम होता है। जो आप सीरम वैल्यूज की पढ़ते हो, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यूज पढ़ते हो, सीरम सोडियम पढ़ा, सीरम पोटेशियम पढ़ा, सीरम सोडियम की वैल्यू कितनी पड़ी भाई, 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, पोटेशियम की 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये यूनिट्स भी दिमाग में रखिएगा जी। तो ये जो वैल्यूज पढ़ते हो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स की, ये कहाँ की वैल्यूज हैं, ये सेल के अंदर की वैल्यूज नहीं है, सेल के बाहर की वैल्यूज होती हैं, ईसीएफ की वैल्यूज होती हैं। समझिएगा, आपसे कोई नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछ ले तो, या आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आता हो कि ये वैल्यूज हैं कहाँ की, ये ईसीएफ की वैल्यूज हैं। ईसीएफ के अंदर ये पर्टिकुलर एनायन जो है, कैटायन जो है, या इलेक्ट्रोलाइट जो बोले इसको बेहतर, क्योंकि घुला हुआ डिजोल्व स्टेट में है तो इससे हम इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं। तो ये कितना है और कहाँ पर होता है भाई, ये ईसीएफ के अंदर इनकी वैल्यूज होती हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, तो मोस्ट अबंडेंट कैटायन विद इन द सेल इज, सेल के अंदर क्या हो गया भाई, पोटेशियम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 मोल माल्टोज शुगर इज मेड ऑफ। ये भी DSSB का जनरल साइंस का भी क्वेश्चन है और आपके नर्सिंग के पार्ट का भी क्वेश्चन है। अब देखिए माल्टोज शुगर, शुगर्स जो हैं, पहले इसको छोड़िए, शुगर्स जो हैं 3 तरीके की होती हैं। डिस्क्रिप्टिव पढ़िएगा भाई, जो हमारे सेशंस हमने दिखा रखे हैं वेब पोर्टल पे, हमने अपडेट कर रखे हैं वीडियोस, और बेसिक्स में जाइएगा, वहाँ से वो वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएंगी चीज़ें। हमने कितनी इजी तरीके से आपको समझा रखी हैं। मोनोसेकेराइड्स होती हैं, डाइसेकेराइड्स होती हैं और पॉलीसेकेराइड्स होती हैं। मोनोसेकेराइड्स का मतलब है सिंगल मोलिक्यूल होता है, 1 मोलिक्यूल होता है। डाइसेकेराइड में 2 मोलिक्यूल होते हैं। पॉलीसेकेराइड में 2 से ज़्यादा, मोर देन 2 मोलिक्यूल्स होते हैं। ये समझिएगा पहली चीज़। तो शुगर, अब कौन सी शुगर बता दी इसने, माल्टोज। माल्टोज एक डाइसेकेराइड है। क्या भाई, डाइसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड में केवल 3 का नाम याद रखना। कौन कौन सी भाई, ग्लूकोज या डेक्सट्रोज भी जिसको आप बोलते हो भाई, अलग होती है वैसे तो, ग्लूकोज, डेक्सट्रोज, फ्रुक्टोज, और क्या होती है भाई, गैलेक्टोज। ये चीज़ें आप दिमाग में रहनी चाहिए। तो डाइसेकेराइड में ये क्या है भाई, डाइसेकेराइड कौन, माल्टोज।
3 इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स आप पढ़ के रखना जिससे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। एक क्वेश्चन भी हमने 3-3 4-4 क्वेश्चन बताएंगे यहाँ पर। सबसे पहले दिमाग में रखना माल्टोज का ही, एक दिमाग में रखना जो आपके घर की किचन में जो चीनी पड़ी है सुक्रोज का, और एक शुगर का दिमाग में रखना जो कि दूध के अंदर होती है जिससे हम क्या बोलते हैं भी लैक्टोज का। अब याद किसका रखोगे? सबसे पहले माल्टोज का याद रखोगे। और माल्टोज का क्या, इनमें 2 अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं, 2 सेम या 2 अलग अलग तरीके के। कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? इनमें से कोई मॉलिक्यूल्स है मोनोसेक्राइड्स वाले। 2 मॉलिक्यूल मोनोसेक्राइड का मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? डाइसेक्राइड बन जाएगा। माल्टोज के अंदर क्या होता है भाई? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज प्लस एक मोल ग्लूकोज, इसका मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं ग्लूकोज के ही होते हैं, उनसे मिलकर के क्या बनती है? माल्टोज बनती है। सुक्रोज के अंदर इन सब में ही क्या है भाई? एक एक मोल ग्लूकोज का तो फिक्स है जी, ठीक है ना। अब माल्टोज में दोनों सेम होते हैं, ग्लूकोज ग्लूकोज होते हैं। सुक्रोज का याद नहीं रहे कोई बात नहीं, बार छोड़ देना जी। लैक्टोज में 1 मोल ग्लूकोज का है, दूसरा गैलेक्टोज, नाम समझ में आता है ना। लैक्टोज का मतलब क्या होता है? दूध, गैलेक्टोज, ठीक है ना। दूध के अंदर जो शुगर है, मिल्क शुगर जो होती है लैक्टोज, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, दूसरा गैलेक्टोज का। तो बच्चा है क्या? सुक्रोज। सुक्रोज के अंदर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, दूसरा मॉलिक्यूल क्या होता है भाई? फ्रुक्टोज का होता है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और या भाई एग्जाम्स के अंदर रिपीटेडली पूछी जाती हैं। माल्टोज पूछा गया आपसे, तो माल्टोज के अंदर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, दूसरा मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज का, ये तो क्या हो जाता है भाई? फ्रुक्टोज वाला सुक्रोज हो जाता है। सही होता है उस समय 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज, यस माल्टोज हो गया भाई। ये 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज, दूसरा गैलेक्टोज, ये क्या हो जाता भाई? लैक्टोज हो जाता, राइट। 1 ग्लूकोज 1 सुक्रोज, यार सुक्रोज तो भाई क्या आ गई? खुद ही डाइसेक्राइड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाइटरी फाइबर्स, डाइटरी फाइबर्स का दिमाग में रखना जो हम खाते हैं, डाइटरी फाइबर खाते हैं ना, कुकुम्बर खाते हैं भाई, जो खीरा खाते हैं वो फाइबर होता है इसके अंदर। हम बोलते हैं ना भाई इसमें फाइबर रिच है जी, ठीक है जी, गट की हेल्थ के लिए क्या होता है? अच्छा होता है, यही बोलते हैं ना। तो फाइबर एक्चुअल में क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। पहली चीज क्या होते हैं भाई? पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, यानी 2 से ज़्यादा मोलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर मोनोसेकेराइड के। किस तरीके के पॉलीसेकेराइड है भाई? स्टार्च भी, जो आलू के अंदर स्टार्च है वो भी तो पॉलीसेकेराइड है। इसका मतलब ये कैसे पॉलीसेकेराइड्स होते हैं? नॉन स्टार्च पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, इन्हें बोलते हैं एनएसपी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई एग्जाम का। डाइटरी फाइबर्स जो हैं वो क्या होते हैं? एनएसपी होते हैं, नॉन स्टेरॉइड पॉलीसेकेराइड्स होते हैं एक्चुअली। पहली चीज तो ये गट हेल्थ के लिए क्या क्यों जरूरी है? ये डाइजेस्ट नहीं होते, इंडिविजुअल की हेल्थ में इनका क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है? ये गट की हेल्थ को बनाए रखते हैं, कैसे? कॉन्स्टिपेशन से बचाते हैं। तो डाइटरी फाइबर एनएसपी हैं और ये क्या होते हैं भी? पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर मोर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन एन एंजाइम? एंजाइम पर टेम्परेचर का क्या फर्क है? और वो भी क्या बता दिया, स्पेसिफिक कर दिया कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो एंजाइम पर क्या फर्क पड़ेगा। पहले देखिए भाई एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? वो भी क्या होते हैं भाई? प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमेशा दिमाग में रखना। एंजाइम्स और हार्मोन दोनों के दोनों प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंजाइम्स का काम क्या होता है? ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को, जितनी भी केमिकल रिएक्शन है बॉडी के अंदर, अगर वहाँ पर एंजाइम काम कर रहा है तो उसको एक्सीलरेट करते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं, उसको धक्का लगाते हैं, ठीक है ना, इसको स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो क्या खुद केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं क्या? जी नहीं, कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। एंजाइम्स को कैसे पहचानते हो? मैक्सिमम एंजाइम्स का नाम कैसे लिखा है? सबस्ट्रेट जिस पे काम करते हैं उसके आगे एस लगा होता है। जैसे देखो आप, सुक्रोज पर काम करने वाले एंजाइम को क्या बोल देते हैं भाई? सुक्रेज बोल देते हैं। पॉलीमर पर काम करने वाले एंजाइम को क्या बोल देते हैं जी? पॉलीमरेज बोल देते हैं। तो आपको एंजाइम को वैसे नाम से समझ आते हो। जो रूट नेम, जो शुरू के एंजाइम से, जब शुरू में शुरुआत ही 2-4 के पता थे, उस समय नाम जो है वो अलग है। अदरवाइज जो नए नाम बने वो सारे के सारे एज वाले ही नाम है। दूसरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब एक तरीके से क्या हो गए भाई? कैटलिस्ट हो गए। कैटलिस्ट का मतलब किसी रिएक्शन को बढ़ाने वाले, ठीक है ना, एक्सीलरेट करने वाले, इस रेट बढ़ाने वाले उसकी। इसको इफेक्ट किस किस का होता है? एंजाइम की एक्शन पर किस किस का इफेक्ट होता है भाई? एंजाइम की एक्शन पर एक तो पीएच का इफेक्ट होता है, दूसरा जो है टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। एक तो पीएच का इफेक्ट होता है, दूसरा टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। किसी भी एंजाइम की एक्शन के लिए ऑप्टिमम पीएच का होना जरूरी है। ऑप्टिमम पीएच का मतलब ना तो कम चलेगी ना ज़्यादा चलेगी, दोनों पे ही एंजाइम का जो शेप एंड साइज है वो डीनेचर हो जाएगा। एंजाइम जो डीनेचर हो जाएगा काम नहीं करेगा। ऐसे ही टेम्परेचर के साथ में अलग है।
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, एंजाइम की एक्शन भी बढ़ती है। ये चीज़ दिमाग में रखना। तो आप क्या लगा दोगे इसका आंसर, इंक्रीजेज द एक्शन। जी नहीं, 40, लेकिन 40 डिग्री सेंटीग्रेड से बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो एंजाइम्स जो हैं वही डीनेचर हो जाते हैं, एंजाइम्स काम नहीं करते। यानी कि हमेशा समझना कि जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे एंजाइम्स का एक्शन ज़्यादा होगा। हमारी बॉडी की बात कर रहे हैं भैया हम। लेकिन 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो एंजाइम जो है वो क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, एंजाइम काम नहीं करेगा। और ऑप्शन जो है वो एक करेक्ट होगा। अगर आपसे पूछा जाता कि अगर ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है, ज़्यादा टेम्परेचर के साथ में, बढ़ते टेम्परेचर के साथ में एंजाइम का एक्शन क्या होता है भाई, एंजाइम का एक्शन भी बढ़ता है। लेकिन अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाए तो एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राइबोज इन आरएनए मोलिक्यूल इज ए शुगर। अब देखिएगा राइबोज जो है वो आरएनए मोलिक्यूल में, आरएनए मोलिक्यूल एक्चुअली में होता क्या है। आरएनए मोलिक्यूल एक्चुअली आपको पता है डीएनए मोलिक्यूल से कैसे डिफरेंट है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, सबको पता है। इसके स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड जिससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड किस किस से बना होता है भाई, एक तो नाइट्रोजन बेस होता है, दूसरा क्या होता है, शुगर होती है। और शुगर कैसी होती है, पेंटोज शुगर होती है। जो अभी हम पढ़ रहे थे, जो हम जिसका नाम पढ़ते हैं ग्लूकोज का, डेक्सट्रोज का, फ्रुक्टोज का, गैलेक्टोज का, जितनी भी ये मोनोसेक्राइड्स हैं ये किस तरीके की शुगर्स हैं, ये हेक्सोज शुगर्स हैं। हेक्सोज शुगर्स का मतलब इनका फॉर्मूला C6H12O6। लेकिन जो आपका राइबो आरएनए है इसके अंदर जो शुगर होती है क्या नाम होता है भाई उसका, राइबोज शुगर। ये किस तरीके की शुगर है, ये पेंटोज शुगर है। और तीसरा क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। आरएनए के में 4 तरीके के नाइट्रोजन बेस होते हैं, आरएनए और डीएनए दोनों के पढ़ेंगे भी हमें ना, डीएनए आरएनए डीएनए। अब आरएनए में किस किस तरीके कौन कौन से हैं, एक एडिनिन होता है, एक ग्वानिन होता है, एक साइटोसिन होता है, एक यूरेसिल होता है, AGCU के नाम से दिमाग में रखना। डीएनए में भी क्या होता है भाई, ए होता है क्या, एडिनिन होता है, जी होता है, ग्वानिन होता है, जी होता है, सी यानी साइटोसिन होता है, जी होता है, यूरेसिल नहीं होता। यूरेसिल की जगह पर क्या होता है भाई, थाइमिन होता है। ये चीज़ें आपको AGCT, डीएनए के अंदर AGCT होता है, आरएनए के अंदर AGCU होता है। और ये नाइट्रोजन बेसेज आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम्स के अंदर ये भी क्वेश्चन आता है। देखिए हम अरे क्वेश्चन को यहाँ पर नहीं रख सकते, क्वेश्चन से एक सहारा होता है चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए, और इस तरीके से आपको एग्जाम्स में कहीं कोई नहीं बताएगा। इतनी अच्छी प्रिपरेशन के साथ हम बार बार बोल रहे हैं, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, नर्सिंग स्मार्ट के साथ में जुड़ जाइए, कोई चार्जेज नहीं है। बाय द टाइम आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमारा ये कॉन्सेप्ट क्यों है, फ्री वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्यों है। AGCU और AGCT, तीसरा फॉस्फेट ग्रुप उसमें भी होता है भाई, तो ये तो अलग चीज़ हो गई, ठीक है ना। हम नाइट्रोजन बेसेज की हम बात कर रहे थे। अब राइबोज इन आरएनए मोलिक्यूल इज ए शुगर, कैसी भाई, पॉलीसेकेराइड नहीं होती, डाइसेकेराइड नहीं होती, पेंटोज नहीं होती भाई, सॉरी पेंटोज होती है, डेक्सट्रोज नहीं होती। अगर पेंटोज डेक्सट्रोज की जगह भी क्या नाम आया था, मोनोसेक्राइड होती है क्या, यस ये मोनोसेक्राइड ही है एक तरीके की ना, एक ही मोलिक्यूल होता है भाई, ठीक है ना, मोनोसेक्राइड होती है। वो भी क्या होती है भाई, पेंटोज शुगर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टडी ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एज। भाई ये तो बेसिक क्वेश्चन है, छप गया और का था क्लाम पेपर के अंदर, हमारे नोट्स के अंदर था तो हमने डाल दिया, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। अनाटमी जो है, अनाटमी की को आपको कोई डेफिनेशन पूछता है तो आप सिंपली क्या बताओगे, साहब बॉडी स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं, जिस साइंस में उसको बोलते हैं अनाटमी। लेकिन इतनी सी डेफिनेशन नहीं है, बॉडी स्ट्रक्चर्स एंड देयर रिलेशनशिप, आपस में एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप है वो हम अनाटमी के अंदर पढ़ते हैं। वैसे ही फिजियोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं, इन बॉडी स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द स्टेट ऑफ बैलेंस ऑफ बॉडीज इंटरनल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज। बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को हम क्या बोलते हैं, बताया हमने लास्ट क्लासेज में, हमने आपको लास्ट सेशन में हमने बताया इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है। और हम दावे के साथ में कह रहे हैं कि मैक्सिमम क्लासेज में आपको ये चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, नहीं पढ़ने को मिलेंगी, इंटरनल एनवायरनमेंट। और इंटरनल एनवायरनमेंट जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इसके बैलेंस की स्टेट को क्या कहते हैं भाई, होम्योस्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, होम्योस्टेसिस कहते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर दैट पार्टिसिपेट्स इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज। बताया हमने मैटर की सबसे छोटी यूनिट जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है उसे हम क्या बोलते हैं भाई, एटम बोलते हैं। मैटर एनीथिंग जो कि
स्पेस, जिसका मास होता है और जगह घेरता है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस, उसे हम बोलते हैं मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 और मोर एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा एटम्स मिलकर के, जैसे हाइड्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन का दूसरा एटम, दोनों मिलकर के हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। नाइट्रोजन का एक एटम, नाइट्रोजन का दूसरा एटम मिलकर के नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ऑक्सीजन का एक एटम, ऑक्सीजन का दूसरा एटम मिलकर के ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये क्या होता है भाई, मोलिक्यूल होता है। ये क्या है, मोलिक्यूल्स, और ये क्या है, एटम्स है। तो 2 या 2 से ज्यादा एटम्स जो है वो एक साथ मिलेंगे और क्या बनाएंगे, मोलिक्यूल बनाएंगे। A metabolic reaction that builds up complex molecules from a simpler one, हमने पढ़ लिया अभी, क्वेश्चन अलग थे, किससे, सिंपल मोलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स बनाने को, यानी कि स्मॉलर से क्या बिगर मोलिक्यूल्स बनाते हैं। तो बिल्डिंग होगी एक्सरसाइज, बिल्डिंग अप वाली केमिकल रिएक्शन होगी, मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी, हम क्या बोलते हैं भाई, एनाबोलिज्म बोलते हैं। उल्टा कर दें, कॉम्प्लेक्स से सिंपल या बिगर से स्मॉलर बनाते हैं, उसे हम कैटाबोलिज्म यानी काटना, ब्रेक डाउन वाली कैटाबोलिज्म बोलते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप ये मत समझना क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन अलग है वैसे, हालांकि ये बात अलग है, मैंने वहां पर समझा दिया था इनको। ग्लाइकोजिनेसिस इज एन एग्जांपल ऑफ, ग्लाइकोजिनेसिस का मतलब ग्लाइकोजन का बनना। ग्लाइकोजन क्या है भाई, पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड का मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, बिगर मॉलिक्यूल है। किससे बना है भाई, स्मॉलर से बना है, बनने की प्रोसेस ना स्मॉलर, और स्मॉलर किससे बना भाई, ग्लूकोज से बना है, मोनोसेकेराइड से बना है। यानी कि स्मॉलर मॉलिक्यूल या सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई, एनाबोलिज्म बोलते हैं। कहाँ पर होता है ये प्रोसेस, लीवर के अंदर होता है। किसकी प्रेजेंस में होता है, इंसुलिन की प्रेजेंस में होता है, हमने बताया है ऑलरेडी आप लोगों को। ग्लाइकोजन जमा कहाँ होता है, या तो लीवर के अंदर होता है, या फिर कहाँ पर होता है भाई, मसल के अंदर होता है, स्टोर होता है भाई। हमेशा ये चीज़ें दिमाग में रखने की, याद रखने की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी क्लासेज इसके बाद में जो होंगी, आपको लगेगा कि नहीं हमें बेसिक आता है तो हम चीज़ों को पढ़ सकते हैं। आप हमारी लैंग्वेज को, हम ऑलरेडी हमारी लैंग्वेज को इतना सिंपल रखते हैं, आगे आने वाली के क्लासेज में हमारी लैंग्वेज को आप बहुत अच्छे से इसलिए समझ पाओगे कि आपको बेसिक्स आते हैं नर्सिंग के। आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन दैट ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ये बताया भाई हमने, किससे, कॉम्प्लेक्स से स्मॉलर बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैटाबोलिज्म बोलते हैं। हमारी क्लासेज, सारी की सारी क्लासेज एक ही जगह पर ऑप्टिमाइड हैं, NursingSmart.org पर आप जा सकते हैं। सेक्शन वाइज हमारी क्लासेज को आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली वहां से हमारे वीडियो सोर्स पर नेविगेट करेगा। जैसे ही आप लिंक को क्लिक करेंगे, टॉपिक को क्लिक करेंगे, आपको डायरेक्टली नेविगेट करेगा वीडियो सोर्स पर, जहां पर हमारा अनइंटरप्टेड क्लासेज का आप आनंद ले सकते हैं। आनंद तो क्या बोले भाई, पढ़ाई में अगर आनंद आता है तो आप ऑब्वियसली इसको आप आनंद बोलोगे, अदरवाइज पढ़ाई कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।